तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जनवरी 2025 जब ट्रंप ने अपने सेकेंड टेन्योर में दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो 20 जनवरी 2025 के बाद से अभी 28 फरवरी से पहले, यानी जब ईरान पर हमला हुआ उससे पहले तक, इन्हीं ट्रंप के इशारे पर दुनिया के अलग अलग 8 देशों पर 622 बम गिराए गए। 622। 20 जनवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक, यानी लगभग 13 महीनों में 622 बम। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे और उनकी कैंपेनिंग चल रही थी, तब एक ऐसा नारा था जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकियों ने वोट दिया, और वो ये था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर जो अमेरिकी सैनिक दुनिया के अलग अलग देशों में जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें इराक है, जिसमें और भी देश, वो सारे अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे, जंग रोक देंगे, और दूसरा अब जंग का कोई नया मोर्चा नहीं खोलेंगे, क्योंकि जंग से काफ़ी खर्च होता है। अमेरिकियों को लगा ये कमाल का प्रेसिडेंट आ रहा है जो जंग के खिलाफ है। वोट दिया, जीत भी गए। तीसरी तस्वीर यह है कि अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप से पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ जिसके सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में दुनिया के 8 देशों पर अमेरिका ने हमला किया। 8 देश। चौथा पहलू या चौथी तस्वीर यह है कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने दुनिया भर के 8 देशों पर हमले किए, बम बरसाए। और ये वही ट्रंप है जो पिछले कई महीनों से खुद के लिए गिड़गिड़ा कर, बोल बोल कर नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं कि देखो मैंने 8 देशों में जंग रुकवा दी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं। तो अगर 8 देश जंग लड़ते कितना नुकसान होता, कितने लोग मारे जाते, मैंने इतना अच्छा काम किया, 8 देशों में जंग रुकवाई, तो मुझे नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिले? अब कौन बताए कि आपने 8 देशों में जंग रुकवाई है? पता नहीं कितना सच है गलत, क्योंकि भारत ने तो हमेशा इससे इनकार किया। लेकिन हाँ, ये रिकॉर्ड पर है कि आपने इन्हीं 1 सालों में 8 देशों पर हमले किए। इनमें ईरान में 2 बार, 1 जून 2025, 13 जून को जब पहली बार हुआ इजराइल के साथ मिलकर, और अब अभी 28 फरवरी को, तो 2 बार तो ईरान पे हमला हो गया। इसके अलावा इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इन देशों पर आपने हमला किया। वेनेजुएला के तो प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को आपकी आर्मी ने घुसकर वहां से उन्हें उठाया और इस वक्त अमेरिका के जेल में रख दिया। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इससे बड़ी कॉमेडी क्या होगी कि जो शख्स 8 देशों पर हमला कर रहा है, नए नए जंग के मोर्चे खोल रहा है, जो कभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, अपने इजराइल ही करता रहा, लेकिन पहली बार, और वही ट्रंप साहब को नोबेल पीस चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विथ ब्रिटेन, आई एम नॉट हैप्पी विथ फ्रांस, आई एम नॉट हैप्पी विथ ईरान, आई एम नॉट हैप्पी विथ इंडिया। अभी जो टैरिफ, आई एम नॉट हैप्पी विथ मोदी, आई एम नॉट हैप्पी विथ जो ब्रिटेन के पीएम है, भी कल ही कहा। अब सवाल यह है कि एक अमेरिका के देश का एक प्रेसिडेंट, दुनिया भर में 200 से ज़्यादा देश हैं, उन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, उन देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो कौन होते हैं कि उससे वो खुश नहीं है और उससे नाराज हैं? ये क्या दादागिरी है? आप अपना देश देखो, बाकी के जो लोग देखें वो अपना देश देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भर के देश अमेरिका से क्यों डरते हैं? और एक और सवाल है कि आखिर जो बाकी देश अमेरिका को से डरते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से नाम ले लेकर कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, कभी आपने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि आई एम नॉट हैप्पी विथ पुतिन, आई एम नॉट हैप्पी विथ जिनपिंग, रूस और चीन? क्यों भाई? क्या उनसे डर लगता है? और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि बाकी देश पर क्यों डरे? हम सब आजाद हैं, हर देश की अपनी सरकार है, अपनी जनता है, वो जो चाहे करे, तो फिर ये दादागिरी क्यों? कई ऐसे दोगलापन है इस पूरे मामले में, और इसको दादागिरी कहें, जिसको लेकर इस ईरान पर हमले की नौबत आई। सिलसिलेवार आपको बताते हैं। असल में अमेरिका शुरू से ही पैसे और ताकत, इन 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसे पता चला कि पैसा हो तो ताकत भी अपने आप आएगी, तो उसने एक नई पॉलिसी अपनाई
उसने अफ्रीकी करेंसी डॉलर को दुनिया के व्यापार की करेंसी बना दी। अब दुनिया के कोई भी देश कोई भी बिजनेस करेगा डॉलर से करेगा। जब डॉलर से करेगा तो अमेरिका की हैसियत और पावर तो रहेगा ही, क्योंकि डॉलर के बिना फिर कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आप तेल खरीद नहीं सकते, जरूरी सामान नहीं खरीद सकते। और डॉलर की जब हैसियत बढ़ी तो फिर अमेरिका की ताकत भी बढ़ेगी। और फिर अमेरिका ने इसके साथ अपने हथियार पर जोर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। सबसे ज्यादा दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास है। अब न्यूक्लियर को लेकर आप उनका दोगलापन देखिए कि अमेरिका कोई भी देश अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो कहता है नहीं, आप नहीं बना सकते। अमेरिका कौन होता है किसी देश को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने वाला? और यहां पे भी पिक एंड चूज है कि कोई बना सकता है, कोई नहीं। आपको याद होगा जब अमेरिका ने पोखरण में टेस्ट किया था पहली बार, फिर बाद में अमेरिका ने हमारे ऊपर तमाम सैंक्शन लगाए थे, आर्थिक पाबंदियां लगाई थी, और यह भी कहा था कि नहीं, इंडिया का न्यूक्लियर बनाना खतरा होगा दुनिया के लिए। किस चीज का खतरा? अमेरिका का बार बार यह कहना है कि, और ट्रंप का भी, कि न्यूक्लियर बम जो है उसका इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कभी सही कैसे हो सकता है? ये तो बर्बादी के लिए बनाया गया बम है, विनाश के लिए बनाया गया बम है। तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कभी अच्छी चीज के लिए हो सकता है? जब भी होगा बुराई होगा। और आप सबसे ज्यादा बम बनाकर बैठे और दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ईरान पर इस हमले के पीछे जो बचकानी दलील दी गई वो यही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहा था, न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, और ये खतरा है वो आतंकवादियों के हाथ में जा सकता है। कमाल देखिए, उसी ईरान के बराबर में इजराइल ने न्यूक्लियर बम बना रखा है। अमेरिका ने कभी नहीं रोका इजराइल को कि तुम न्यूक्लियर बम मत बनाओ, और बना चुका है। अब अगर एक पड़ोस के देश में किसी के पास न्यूक्लियर बम है तो उसके इर्द गिर्द जो पड़ोसी हो तो अपने आप डरेंगे ना। जैसे मोहल्ले का जो बड़ा गुंडा होता है उसके पास हथियार है तो बाकी छोटे मोटे तो डरते हैं कि यार उसके पास बंदूक है, मैं डंडे से और चाकू से क्या मुकाबला करूंगा। तो इजराइल जब बना रहा था तब अमेरिका खामोश, और अब इजराइल के पास है तो उसके इर्द गिर्द और पड़ोसी ईरान भी है, तो ईरान तो डरेगा। कल कोई इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करे तो हमारे पास भी बचाव का साधन होना चाहिए। तो ऐसे में अगर ईरान बना रहा है तो फिर इसमें गलत कहाँ है? या तो रोकना फिर इजराइल को भी चाहिए था। और आइए, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, सबको पता है। नॉर्थ कोरिया को तो कभी अमेरिका रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन और उसके पहले जो उनके दादा और पिता थे वो कभी काबू में आए ही नहीं। तो नॉर्थ कोरिया को आप रोक नहीं पाए, इजराइल को आप रोक नहीं पाए। इंडिया बना रहा तो आप सैंक्शन लगा रहे हो। पाकिस्तान ने बनाया, आप उसको रोक नहीं पाए। जबकि कायदे से सबसे ज्यादा अगर खतरा है कि न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में जा सकता है तो वो पाकिस्तान है। उसकी वजह है, कई बार रिपोर्ट आई है कि वहां की जो सरकारें हैं वो तो सरकार वैसी ही आर्मी के अंडर में कठपुतली होती हैं। पाकिस्तान के जो 70-80 साल का इतिहास है, 35-37 साल तो हुकूमत आर्मी ने की, बल्कि 35-37 क्या, पूरे 70-80 ही साल, क्योंकि जिस दौरान में वहां की सरकारें रही डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर आई, उन पर भी तो आर्मी का ही कंट्रोल था। उनकी मर्जी के खिलाफ कौन सरकार चला पाया? तो वहां पर उथल पुथल और इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं वहां पर, लश्कर से लेकर हिजबुल से लेकर तमाम, तो वहां ज्यादा खतरा था। लेकिन आप पाकिस्तान ने बनाया, आप रोक नहीं पाए। फिर ऊपर से आप कहते हो कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कमाल ये है कि ये वो शख्स बोल रहा है जिसने दुनिया में अभी तक पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर वेपन का अगर गलत इस्तेमाल हुआ या इस्तेमाल हुआ है तो वही अमेरिका है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रखने वाले जो इस वक्त दुनिया के 9-10 देश हैं उनमें सबसे ज्यादा वेपन अमेरिका के पास है। लेकिन रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, इंडिया के पास भी है, इसराइल के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है। लेकिन आज तक इतिहास में किसी भी देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया किसी दूसरे देश पर। वो अमेरिका ही है जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तब इस्तेमाल किया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने वाला था, समझौता हो चुका था, जंग रुकने जा रही है, और उस वक्त उस बम के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अमेरिका को न्यूक्लियर बम को टेस्ट करना था और अपने आप को सुपर पावर का दर्जा दिलवाना था और दिखाना था कि हम ताकतवर हैं और दुनिया डरे कि हमारे पास एक ऐसा बॉम्ब है, सिर्फ इसलिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरह से अब खत्म होने जा रहा है, अमेरिका ने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के बेगुनाह लोगों पर बरसा दी। और वही अमेरिका ज्ञान दे रहा है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल गलत हो सकता है, गलत हाथों में जा सकता है।
तो आपने कौन सा सही इस्तेमाल किया और न्यूक्लियर वेपन का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है ये कोई समझाए तो सही। वो जब भी फटेगा बुरा ही होगा। तो यहां सही और गलत शब्द ही बेकार है। तो बनाओ आप तो ठीक, फोड़ो आप तो ठीक, कोई दूसरा बनाए तो आपको बुरा लगता है। चलिए, अब ईरान में लोग खिलाफ है। कुछ वक्त पहले दिसंबर में शुरू हुआ, खामनेई और वहां की सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, करेंसी का वैल्यू गिरना। ये ईरान की अपने जनता का मसला है ना, कि भाई वो अपने सरकार से विरोध प्रदर्शन कर सकती है। किसी भी देश की जनता का हक है वो अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, आंदोलन करे, ताकि सरकार के कानों तक उसकी बात पहुंचे, वो उसमें सुधार करे। ये हर दुनिया के देश में ये चलता है। और दुनिया के ज्यादातर देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, वहां पे लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, जनता जीतती है, सरकार बनती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, ये किंगडम है। अब अगर ईरान में ईरान की जनता खिलाफ भी है अपनी सरकार के, तो ईरान की जनता ही तय करेगी ना कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा वो तख्ता पलट करेंगे, वो अपने हिसाब से सरकार लाएंगे। तीसरा देश कौन होता है ये बताने वाला कि ये आंदोलन हो रहा है, आप इसको कुचलो मत, आप ठीक से रहो, आप इस्तीफा दे दो, कुर्सी छोड़ दो, तख्ता पन्ना पलट जाएगा। तीसरा देश किसी भी देश के पर्सनल इंटरनल मैटर पे दखल देने वाला कौन हो सकता है? तो अमेरिका की ये क्या दादागिरी है कि ईरान के लोग अगर अपनी सरकार से नाराज हैं तो ये उनका मसला है, वो जाने, उनकी सरकार जाने, सरकार पलट दे ये उनका हक है, ना पलटे ये उनकी अपनी हक सोच है। बट ये कि आप वहां आंदोलन हो रहा है और इसको दबाओगे तो हम इसमें घुसेंगे, ये कौन सी दादागिरी? और ये सिर्फ ईरान तक नहीं है, दुनिया के कई देशों में अमेरिका ने इसी तरह धोखे और झूठ की बुनियाद पर न जाने कितने लोगों को मारा। इराक में क्या हुआ था 2001 2003 शायद, कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, केमिकल वेपन है, और ये खतरा है। पूरी दुनिया, इराक कहता रहा कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन नहीं है, लेकिन अमेरिका नहीं माना। फिर क्या हुआ? अमेरिकी सेना ने वहां हमला किया, सद्दाम हुसैन को बंकर से निकाला गया, फर्जी मुकदमा चला, फांसी पर लटका दिया गया, पर सद्दाम हुसैन आखिर वक्त तक झुका नहीं। मिला क्या इराक में आज तक? अब तो अमेरिका में की कठपुतली सरकार है इराक में, आज तक वहां कोई कभी न्यूक्लियर वेपन, मास डिस्ट्रक्टिव वेपन या केमिकल वेपन मिला था ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? लेकिन अमेरिका को वहां तेल पर हुकूमत चाहिए थी और अपनी पसंद की सरकार, जिससे वो जो कहे वो वैसा करे। क्या हुआ? अमेरिका ने वहां तख्ता पलट किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, अपनी सरकार ले आए। आज इराक की हालत क्या है? जो इराक कभी ठीक ठाक अच्छा खासा तेल से मुनाफा कमा रहा, लोग वहां के खुशहाल, आज वहां गरीबी और बदहाली है। और अमेरिका ने क्या किया? सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब इराक में कुछ नहीं, वहां जंग छेड़ी, सत्ता बदला, तख्ता पलट किया, नई सरकार लाई, इराक बर्बाद। अफगानिस्तान को उठाइए, 2001, ये वही अफगानिस्तान है जहां पर अमेरिका ने हमला किया, जमीन पर अपनी सेना भेजी और वहां पर करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए। तालिबान से बचाने के लिए, उनसे निपटने के लिए अमेरिका की सेना वहां पड़ी रही। और यही ट्रम्प थे जो जब अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे तब इन्होंने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाएंगे, फालतू का खर्चा है। और जब वो बने तो खैर वादा पूरा किया। 2021 में अफगानिस्तान को उसी हाल पर छोड़कर, जो हाल पे 20 साल पहले था 2001 में, अमेरिकी सैनिक लौट गए। और हुआ क्या 20 साल बाद? पहिया घूमा ऐसा कि जिस तालिबान से निपटने के लिए अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में जुल्म करता रहा, 20 साल बाद उसी अफगानिस्तान की बागडोर फिर उसी तालिबान के हाथ में थी जिसके पास 2001 में था। 20 साल में कुछ नहीं बदला। अफगानिस्तान को भी अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद। अब ईरान के पीछे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कर रहे। आज 3 मार्च की मैं बात बता रहा हूं, रूस का एक स्टेटमेंट आया। रूस ने दावे से कहा है कि ईरान के ऑफिशियल से हमारी बात हुई, उनके टॉप लीडरशिप से बात हुई, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम करते हैं, वो अलग, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उनके पास एटम बॉम्ब नहीं है। ये रूस ने आज दावा किया है। जब है नहीं तो फिर किस न्यूक्लियर के नाम पर आप दादागिरी कर रहे हो? सीरिया, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुला, इन सब जगह पर अमेरिका ने यही किया। और सिर्फ क्यों? इसलिए कि अमेरिकी डॉलर से दुनिया का कारोबार होता है, तो इन देशों के ऊपर टैरिफ, इन देशों के ऊपर डॉलर, क्योंकि एक्सचेंज सब यही है, बस इसीलिए।
पर मुझे हैरत होती है इस बात की, 35 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, तो फिर दुनिया के तमाम देश क्यों अमेरिका के आगे झुकते हैं, डरते हैं? जब टैरिफ की बात आती है हम लोग सीधे कह सकते हैं तुम अपना टैरिफ अपने पास रखो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे। जब आदमी का कई बार मजबूरी होती है तो घर में एक वक्त कम खा लेता है, थोड़ी अपनी सहूलियत में कमी कर देता है, तो बात प्राइड और इज्जत से तो बढ़कर नहीं है। पर हम तुम्हारे दबाव में क्यों आए? हम एक आज़ाद देश है, हमारे अपनी सरकार है, हम खुद फैसला करेंगे हमारी जनता के लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। पर तुम धमकाओ कि हम 150% टैरिफ लगा देंगे, हम 125 लगाएंगे, हम 100 लगाएंगे, और वहां की सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है अमेरिका की कि 10% से ज़्यादा आप लगा नहीं सकते, आपके पास हक ही नहीं है। तो फिर ये दुनिया भर के देश क्यों डरते हैं? और चीन और रूस क्यों नहीं डरता? इसलिए कि चीन ने बड़ी चालाकी से काम किया, उसने पूरा ध्यान डेवलपमेंट पे लगाया। पूरी दुनिया के आज मार्केट में 85% चीन के सामान का कब्जा है। उन्होंने मेहनत करके अपनी टेक्नोलॉजी, साइंस और बाकी सारी चीजों में झोंक दिया, नई नई चीजें बनाई। उनके माल पूरे दुनिया में बिकते हैं, अमेरिका तक में, और सस्ता है। तो चीन ने डेवलपमेंट के जरिए दुनिया के बाजार पर एक तरह से कब्जा कर लिया, और अमेरिका को यह पता है कि चीन से अब इस मामले में टक्कर ले नहीं सकते। रूस, उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रूस के पास है, और रूस की सीमा भी बहुत बड़ी है। रूस से पता है कि आप पंगा लोगे तो रूस उनमें से नहीं है जैसे आपने ब्रिटेन के पीएम को कह दिया कि आई एम नॉट हैप्पी, आप बोलो आई एम नॉट हैप्पी विद पुतिन, आई एम नॉट हैप्पी विद जिनपिंग, तो समझ में आए। तो कुल मिलाकर असल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक दादागिरी है, जैसे एक मोहल्ले का गुंडा होता है ना, कि बस जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, ये चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए तो मेरे हिसाब से हो, और वरना फिर या तो मरोगे या हटोगे। लीबिया में क्या हुआ था? कर्नल गद्दाफी को लेकर जो अमेरिका ने किया, उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए अमेरिका की, कि अमेरिका ने जिस जिस देश पर हमला किया और तख्ता पलट करवाया, उस वक्त तो वहां उनके लोगों के साथ बड़े बड़े दावे और बातें की, लेकिन फिर उस देश को बदहाली से कभी उबार नहीं पाया, उनके हाथ पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसका तब तक अपना मकसद पूरा हो जाता है। जितना तेल से लेके गैस सब समेटना लपेटना होता है, ले लेता निकल लेता। बाकी आम जनता किसी भी देश के, उससे अमेरिका क्यों प्यार करेगा अपने नागरिकों के अलावा? 1945 के बाद, 1945 से पहले तक तो बहुत सारे जंग हुए जो अमेरिका जीता भी, लेकिन 1945 तक अमेरिका ने, उससे पहले जितने हुए थे जंग सारे जीते थे, लेकिन 45 के बाद अमेरिका बहुत कम जंग जीत पाया। और उसकी वजह यही है कि वो उस देश में एक मौका देखता है, तख्ता पलट करता है, अपनी पसंद की सरकार नहीं हो, अपनी पसंद की सरकार लाने के लिए बम गिराता है, उथल पुथल मचाता है, और फिर अपना फायदा निकाल कर निकल लेता है। जो 5 जंग 1945 के बाद अमेरिका ने बड़ी जंग लड़ी, छोटे मोटे तो बहुत सारे आपको गिना दिए, उनमें से एक था कोरिया, जिसमें अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। दूसरा वियतनाम, आज भी अमेरिका को रुलाता है वियतनाम की ये जंग जो है, बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी, बहुत नुकसान हुआ अमेरिका का। गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध, बस ये इकलौता युद्ध है जिसमें अमेरिका कह सकता है कि वो कामयाब रहा था। इराक, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं है, बहुत सारे सैनिक मारे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इराक क्या है, बदहाल हो चुका है। अफगानिस्तान की अभी कहानी आपको बताई, 2001 में जब अमेरिका वहां घुसा, सैनिक भेजे, और 21 में जब निकला, 2001 में भी वहां तालिबान, और जब अमेरिका निकला वैसे ही तालिबान फिर आ गया 20 साल बाद। तो अफगानिस्तान में भी कुछ नहीं बचा। तो असल में अमेरिका को यह है कि एक तो डॉलर का घमंड है, और दूसरा ये ताकतवर है, और उसे लगता है कि जिस देश में जो भी, अभी जो ग्रीनलैंड की बात हो रही थी, क्या तो हम खरीद लेंगे या कब्जा कर लेंगे, सीधे सीधे नीदरलैंड को धमकी दी। ये ऐसे नहीं है कि कोई एक कार या किसी अच्छी खूबसूरत चीज पर आप अपना दावा करके कहते हुए, पूरे देश का मामला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये सारी सच्चाई जानते हो, उन्हें ये भी पता है कल को अगर वक्त बदला है, चीजें बदली, अमेरिका उनको भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो सब उसके आगे हाथ जोड़े रहते हैं। पूरे गल्फ की अगर मैं बात करूं, ईरान को छोड़कर, तो उनका भी यही हाल है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो, सारे। वजह ये कि इन सबको पता है कि अमेरिका से पंगा लेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, अमेरिका बहुत सारी चीजों पर रोक लगा देगा। और इन सब का एक और भी है जो वही सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में होता है,
और रिलीजन और बाकी चीज़ें। ईरान एक शिया बहुल देश है, 90% ज़्यादा आबादी ईरान में शियाओं की है, दुनिया का सबसे इकलौता और बड़ा देश है शियाओं का। और गल्फ की जिस कंट्री की बात कर रहे हैं इनमें से ज़्यादातर, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, या फिर कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, इनमें मेजोरिटी जो है वो सुन्नी है। तो इन्हें यह भी नहीं अच्छा लगता कि एक शिया देश ताकतवर बन जाए, एक शिया देश गल्फ को लीड करे, मिडिल ईस्ट को लीड करे। तो यहाँ ये भी इनकी मजबूरियाँ हैं कि खुलकर वो ईरान का साथ नहीं देते। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये वही ईरान है जिस ईरान और इजराइल की दुश्मनी क्यों है, फ़लस्तीन की वजह से। क्योंकि ईरान अलग अलग संगठनों के जरिए फ़लस्तीन में लगातार फ़लस्तीनियों की मदद करता है, इजराइल जब भी हमला करता है तो। और फ़लस्तीन में ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? सुन्नी की है, जबकि ईरान शिया बहुल देश है। तो ये काम तो सऊदी अरब और यूएई और कतर, कुवैत और बहरीन और जॉर्डन और लीबिया इनको करना चाहिए था, लेकिन कर रहा है ईरान। तो उन्हें यह भी है कि इन देशों के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनकी जनता अपने हुक्मरानों से खुश नहीं है। उन्हें पता है कि ईरान कुछ कर रहा है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं अमेरिका की। लेकिन कब तक? अभी जो ईरान पर हमला हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट में लोग इस हमले के खिलाफ और अपने अपने देश के भी खिलाफ, बेशक बहुत जगह किंगडम में आवाज़ नहीं उठ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर है कि क्यों अपनी ज़मीन ईरान के खिलाफ हम हमले के लिए अमेरिका को दे रहे हैं। वहाँ इस बात को लेकर भी गुस्सा है। और ये एक और दोगलापन देखिए कि डेमोक्रेसी के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर अमेरिका हर देश में जाकर घुसपैठ दादागिरी करता है। यहाँ पे ये करो, डेमोक्रेसी नहीं है, फलाना नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो खुद अमेरिका करता है, बम गिराकर। मैंने अभी जैसे बताया 20 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2026 तक 622 बम अमेरिका गिरा चुका है दुनिया भर के 8 देशों पर। ये क्या है? ये ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छा है या वायलेशन है? दूसरा, बहुत सारे अगर डेमोक्रेसी का ही आप नाम पे ये सब कुछ खेल कर रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जहाँ किंगडम चला रहा जमाने से, वहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं भाई? सऊदी अरब में डेमोक्रेसी क्यों नहीं? यूएई में डेमोक्रेसी क्यों नहीं? कुवैत में क्यों नहीं? बहरीन में क्यों नहीं? लीबिया में क्यों नहीं? या और भी गल्फ के देशों में। तो वहाँ तो आपका डेमोक्रेसी को लेकर चश्मा और नज़रिया अलग हो जाता है, वहाँ किंगडम और बाकी चीज़ों पे नहीं रहता। लेकिन जहाँ जहाँ आपके हिसाब से सरकार नहीं है, वहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी एक दादागिरी है। और ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने एक सलाह दी थी, एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह है कि असल में नेतन्याहू जनवरी के बाद से ही ट्रंप को ये मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान पर हमला कर दो, क्योंकि ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। जबकि जो ट्रंप के करीबी कुछ सलाहकार थे, उनका कहना था यह गलत है, नेतन्याहू आपको भड़का रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका अपना मकसद है। ये भी था कि चलो इजराइल को हमला करने की इजाज़त दे देते हैं, हमारा क्या है। लेकिन खुद ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि अब अगर इजराइल भी हमला करे और आप ना भी करो या उसके पीछे से करो, तो भी ईरान पलटवार करेगा और न सिर्फ खाड़ी के देशों में यूएस के जो बेस है, सैन्य अड्डे, उनको निशाना बनाएगा, बल्कि अमेरिकी एम्बेसी को भी बनाएगा। और यही हुआ इस हमले के बाद। कहते हैं कि ट्रंप ने इस मीटिंग से, मैंने कल भी आपको कहानी सुनाई थी, जो जिनेवा में मीटिंग थी उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे उस बातचीत में। मीटिंग का शायद हल निकल भी जाता, लेकिन नेतन्याहू ट्रंप को लगातार उकसा रहे थे। और फिर ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा, असल में उनकी लोकप्रियता आजकल पॉपुलैरिटी घट रही है अमेरिका में, बहुत सारे उनके फैसलों की वजह से। तो और इसी नवंबर में वहाँ मध्यावधि चुनाव है अमेरिका में। तो ट्रंप ने अपने कुछ सलाहकारों से पूछा कि क्या अगर मैं ईरान पर हमला करता हूँ तो मेरी यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? हालांकि उनके सलाहकारों ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नेतन्याहू के उकसावे में आकर उन्होंने कहा कि चलो ये हमला करके देखते हैं। और अब ये उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगा था कि खामेनी की मौत के बाद ईरान के लोग खुद आगे आएंगे और जो अभी तक नाराज थे सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC वहाँ बहुत स्ट्रांग है। ट्रंप के एक सलाहकार ने यह भी सलाह दी थी कि एक काम करते हैं, वहाँ खामेनी को मारने की बजाय या हमला करने की बजाय इराकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में अपनी सेंध लगाते हैं और उनके एक तबके को हम विरोध के लिए उकसाते हैं, और जो ईरान में लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं
उनका सपोर्टर बनाकर और उनके जरिए तख्ता पलट करवा देते हैं और उन्हीं इराकी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में के किसी करीबी को ईरान की सत्ता सौंप देते हैं। ये भी एक आया। लेकिन CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो रिपोर्ट दी वो ये थी कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में आप सेंध लगा ही नहीं सकते, आप उनको सत्ता का लालच देकर तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो फोर्स है जिसे खुद खामेनी ने जन्म दिया और खामनेई ने ही इसे बड़ा किया, तो वो उनके पूरी तरह से लॉयल और वफादार है। तो ये आइडिया भी गया। बट जो असल था कि खामनेई की मौत के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, ईरान में तख्ता पलट इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मजबूरन कल ट्रंप को एक स्टेटमेंट देना पड़ा टीवी पर आकर कि अभी शायद ये जंग 3-4 हफ्ते और चले, और ये भी कहा कि हो सकता है इसमें अमेरिकियों की जान माल का भी और नुकसान हो। अभी तक जो रिपोर्ट है 6 अमेरिकी सैनिकों की इसमें मौत हो चुकी है। और अमेरिका में अमेरिकी नागरिक का ये शुरू से इतिहास रहा है कि जंग हो, जंग लड़ी जा रही है, सब ठीक है, लेकिन अगर उनका एक भी अमेरिकी सैनिक मारा जाता है तो पूरे अमेरिका में लोग गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्सा होता है सीधे नेतृत्व यानी लीडरशिप पर, यानी ट्रंप पर। यहाँ 6 के मरने की खबर है और कहते हैं कि इस खबर के बाद से ईरान पर हमले को लेकर अभी एक वहाँ सर्वे कराया गया। मेजोरिटी ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ, मेजोरिटी का यह मानना है कि ट्रंप को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन असल में असली कल्प्रिट नेतन्याहू, जिन्होंने ट्रंप को उकसाया, और नतीजा ये कि अब अमेरिका जंग में कूद तो चुका है। 3 से 4 हफ्ते खुद कह रहे हैं ट्रंप, और ये भी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो हम जमीन पर भी सैनिक भेजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर सैनिक अफगानिस्तान के बाद पहली बार होगा जब किसी देश में भेजा जाएगा। तो आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा। खैर, इस कहानी में इतनी ही।